चौथी बुक आपकी, पहला चैप्टर है कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, सॉरी तीसरी बुक है। तो वो 4 4 8 नाइन्थ थीम है, 9वां चैप्टर है आपके सिलेबस का। लेकिन उससे पहले हम बहुत सारी बातें करेंगे जो सिलेबस से नहीं होंगी, क्योंकि हम मॉडर्न इंडिया कवर कर रहे हैं और मॉडर्न इंडिया कवर करते टाइम बहुत सारी चीज़ें सिलेबस से नहीं आएंगी। सिलेबस से मतलब क्वेश्चन पेपर में तो आएगा, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें अलग से भी होंगी। तो दो बड़ी बातें कि हम पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर कहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश के ऑनसेट से। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उससे पहले हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट कैसे हुई थी। ठीक, किन कंडीशंस में हुई थी, क्या क्या कंडीशंस थी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टैब्लिशमेंट के टाइम पर, सारी बातें हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में आना, और उस समय भारत की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगा मॉडर्न इंडिया। हम और डिटेल्ड आएंगे आगे, इससे आगे आएंगे। तो फिलहाल उसकी हम पहले बात कर लेते हैं। तो सुनो, पहले 5 10 मिनट आप लोग ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम लिखेंगे थोड़ा सा। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, कब फॉर्म हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्यों जान रहे हैं, हम अंग्रेजों के बारे में क्यों जान रहे हैं, बल्कि इंग्लैंड में डच भी आए थे, नीदरलैंड्स कॉलोनियल पावर, और भारत में फ्रेंच भी आए थे, फ्रांस के कॉलोनियल पावर। भारत में पुर्तगीज भी आए थे, पुर्तगाल की कॉलोनियल पावर। सबके सब आई थी ना, ब्रिटेन के साथ, ब्रिटिश के साथ। बट ब्रिटिश वर द मोस्ट पावरफुल अमंग दम। ब्रिटेन ने ही सबसे ज्यादा राज किया, और ब्रिटेन ने ही भारत पे राज किया। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद 1858 का एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें चिंता की बात नहीं है, अभी बस सुनिए। तब ब्रिटेन के डायरेक्ट कंट्रोल में 67%, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2/3 ऑफ इंडिया टेरिटरी वॉज इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स। ब्रिटेन के डायरेक्ट कंट्रोल में थी वो। क्योंकि वो सबसे बड़ी पावर थे, पावरफुल थे, सबसे ज्यादा एरिया उनके अंदर था, ऑलमोस्ट सारा सर इंडिया। प्रणाम। प्रणाम आदित्य। जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था, वो भी उनके इन्फ्लुएंस में था। मोस्टली नॉर्थ इंडिया और डेक्कन का रीजन उनके कंट्रोल में था, ब्रिटेन के कंट्रोल में था। डायरेक्ट कंट्रोल में, डायरेक्ट कंट्रोल मतलब वहां पे सब्सिडी अलायंस चल रहा था, वहां पर प्रोविंशियल गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए गए थे, जो वहां की देख रेख करे, तो ब्रिटिश आदमी होते थे। कुछ थे जो ब्रिटेन के सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करके बैठे थे कि हाँ ब्रिटेन ही सबसे ज्यादा सोवरेन है, लेकिन वो अपना इंडिपेंडेंट राज कर रहे हैं। जैसे जो किंगडम्स थे, है ना, निजाम वगैरह हो गए, या उधर मैसूर के किंगडम्स हो गए, त्रावणकोर के किंगडम्स हो गए, ये सब सोवरेनिटी केवल एक्सेप्ट किए थे, ब्रिटेन के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर में नहीं थे। लेकिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जिसमें आज पाकिस्तान पड़ता है, साथ ही साथ महाराष्ट्र, ठीक है, और मद्रास का रीजन, ये सब ब्रिटेन के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। कुछ रीजन ब्रिटेन के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे। एक अब की बात है, 1857 की बात है। उसके बाद जब रिवोल्ट हुआ, उसके बाद एक नियम कानून लाया गया था। वो क्या था वो बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि हम ब्रिटेन के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज थी। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ब्रिटेन की नहीं थी, और सारे देशों की भी थी। ईस्ट इंडिया क्यों कहा जाता था, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो जो ब्रिटेन है वो अपने से अलग इलाकों को इंडीज बुलाता था। अब जैसे ब्रिटेन से ईस्ट की तरफ आओगे तो इंडिया पड़ता है ना, मैप देखो तो ब्रिटेन से ईस्ट जाओगे तो इंडिया पड़ता है। उसी को हम लोग इसलिए उसको ईस्ट इंडीज कहते थे, ईस्ट इंडिया। बाकी ब्रिटेन के वेस्ट वाले इलाकों को वेस्ट इंडीज कहा जाता था। तो आज जहाँ पे वेस्ट इंडीज है, कैरेबियन का आइलैंड्स, यूएस के पास, मैक्सिको के बगल, वो सब ब्रिटेन के वेस्ट इंडीज, मतलब ब्रिटेन से वेस्ट पड़ते थे, तो वहां पे भी कॉलोनियल पावर था ही उनका। कॉलोनिज्म शुरू कहाँ से हुआ, इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये हुआ कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से होती है। तो देखिए हुआ क्या था उस समय पे।
एक अंपायर हुआ करता था, क्रिश्चियन अंपायर, है ना, इसे बाइजेंटीन अंपायर कहा जाता था। ठीक है, बाइजेंटीन अंपायर रोम से ही निकल के आया था, मतलब उससे पहले रोमन अंपायर था, उससे पहले ग्रीक अंपायर था। तो ग्रीक अंपायर के बाद रोमन आते हैं, रोमन के बाद बाइजेंटीन आते हैं, और बाइजेंटीन का जो सेंटर था वो कॉन्स्टेंटिनोपल था। कॉन्स्टेंटिनोपल आज टर्की के पास ही है, ग्रीस के रीजन में, रोमन रूसिया जहाँ पर है, मतलब उसी के आसपास था। उस पूरे रीजन को कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था। तो ब्रिटेन ने, और सारे के सारे यूरोप में, चाहे वो ब्रिटेन रहा हो, चाहे पुर्तगाल रहा हो, चाहे फ्रेंच रहे हो, चाहे फ्रांस रहा हो, चाहे नीदरलैंड रहा हो, सबने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। क्यों एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया? अब इससे पहले उनकी क्या बिलीव थी कि ब्रिटेन हो गया या जितने भी यूरोप के नेशन है वो सब सेंटर में है, बाकी चारों तरफ पानी है, बट यूरोप के अलावा कोई है नहीं। बाद में धीरे धीरे उनको पता चला नहीं, यूरोप के अलावा भी बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। उन्होंने अफ्रीका ढूंढा, और अफ्रीका में भी सिर्फ नॉर्थ अफ्रीका जानते थे, जहाँ पे इजिप्ट वगैरह का रीजन है। एशिया में से वेस्ट एशिया जानते थे। धीरे धीरे उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि हाँ, और भी सारे कॉन्टिनेंट्स हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में। अब क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि चलो एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, लेकिन क्यों एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया? क्या रीजन रहा होगा? क्या अचानक से एक दिन सुबह सो के उठे, कहा चलो आज एक्सप्लोरेशन पे निकलेंगे और अपनी नाव लेके सेल करेंगे, समुद्र में घूमेंगे पूरी दुनिया? रीजन उसका काफी पुराना था, 100-200 साल से चला आ रहा था। उस पीरियड को हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन। जागृति का समय, जागृति का पीरियड, रेनेसां का पीरियड, रिफॉर्मेशन का पीरियड। अब इससे एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, फ्यूडलिज्म का। फ्यूडलिज्म में क्या था? फ्यूडलिज्म डिफाइंड मेडिवल सोसाइटी। जब हम लोग मेडिवल इंडिया स्टार्ट कर रहे थे तो हमने बताया था, मैंने बताया था कि फ्यूडलिज्म बहुत ही बेसिक चीज थी। तो जैसे भारत में सामंती होते थे, फ्यूडल होते, लॉर्ड्स होते थे, वैसे वहां पे भी फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। उन्हें मैनोरियल लॉर्ड्स कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते थे, जिन्हें मैनर कहा जाता था, MANOR। तो मैनर में रहने की वजह से उनको मैनोरियल्स कहा जाता था, और मैनरिज्म उसको बोला गया। तो भी फ्यूडल लॉर्ड्स ही हुआ करते थे, उनकी अपनी एक आर्मी होती थी, नाइट्स बुलाते थे उनको। अब वो आर्मी मेंटेन करती थी वहां पर, अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है। किंग सिर्फ नाम का होता था, नेम ओनली, ही वाज इन नेम ओनली, ही वाज अ डेकोरेटिव फिगर। ठीक है, और सारी पावर ज्यादातर नाइट्स के पास होती थी, और नाइट्स इसी कंट्रोल में होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स के अंदर होते थे। और डोमिनेंस किसका चलता था, बात किसकी ज्यादा सुनी जाती थी? चर्च की। क्लर्गी मैन, क्लर्गी का मतलब जो चर्च वाले होते हैं, उनकी बात ज्यादा सुनी जाती थी। ठीक है, मतलब डोमिनेंस था, चर्च का डोमिनेंस, रिलीजन का डोमिनेंस। समझ लो चर्च ही एक तरह से स्टेट हो गया था, ना राजा, ना कोई गवर्नमेंट, ना डेमोक्रेसी, जैसा कोई चर्च। चर्च जो डिक्टेट कर रहा है वही मानना पड़ रहा है, चर्च जो कह रहा है वही मानना पड़ रहा है, चर्च जो कह रहा है वो नियम हो जा रहा है, चर्च जो कह रहा है वो कानून हो जा रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे इसके खिलाफ विद्रोह उठना शुरू हुआ, क्योंकि चर्च अपनी दकियानूसी बातें करता था, ऑर्थोडॉक्स बातें करता था, बैकवर्ड बातें करता था, और सुपरस्टिशन से भरी हुई बातें करता था सारी की सारी। अब पीरियड आया रेनेसां रिफॉर्मेशन का, जैसे भक्ति मूवमेंट था। अब रिलेट करके देखिए, भक्ति मूवमेंट में क्या था कि जो रिलीजन की ऑर्थोडॉक्सी थी, रिलीजन का जो सुपरस्टिशन था, उसको चैलेंज किया गया, और एक नया ऑर्डर स्टैब्लिश करने के लिए, एक नया ऑर्डर स्थापित करने के लिए कोशिश की गई। सिमिलरली रेनेसां रिफॉर्मेशन यूरोप में आया था। ये जो दकियानूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च की बातें थी, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स था, लिबरलिज्म, लिबर्टी लाने के लिए और सोचना शुरू किया वहां के लोगों ने। तो वहां पे इंक्वायरिंग स्पिरिट आई। इंक्वायरिंग स्पिरिट का मतलब है कि दे स्टार्टेड टू क्वेश्चन। सबसे ज्यादा खतरा किसी तानाशाह को होता है अगर, तो सवालों से होता है। सवाल उठेंगे तो जवाब दे नहीं पाएगा, जवाब नहीं दे पाएगा तो वो एक्सपोज हो जाएगा। वो अपनी इमेज बड़ी बना के रखता है, इमेज बचा के रखता है। इमेज एक्सपोज होगी तो सब एक्सपोज हो गया, वो खुल जाएगा सबके साथ।
सामने कि देखो ये, इसको तो हम लोग राजा मानते थे, कैसा नहीं, बेइज्जत हो जाएगा वो सबके सामने अगर सवाल उठने लगे तो अब लोगों ने इंक्वायरिंग स्पिरिट आ गई उनके अंदर, साइंटिफिक अप्रोच आ गया, डिस्कवरीज होने लगी, इन्वेंशंस होने लगे। वही टाइम था जब यूरोप में काफी सारे इन्वेंशंस होने लगे थे, है ना, काफी डिस्कवरी होने लगी थी, लोगों ने टेक्नोलॉजी बनानी स्टार्ट कर दी थी यूरोप में, और यूरोप की सोसाइटी में क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया था, इंक्वायरी करना शुरू कर दिया था। इसी को हम लोग रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन का पीरियड कहते हैं। ये आया फ्यूडलिज्म के बाद, चर्च और मैनरिज्म के बाद। ठीक है, अब चूंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास सोचने की क्षमता आ गई, लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, अब लोग एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिए। तो फिर जब आपके पास साइंस आती है, सोचने समझने की शक्ति आती है, तो आप सोच उसको एक्सप्लोर करने की सोचने लगते हो, फिर ऑटोमेटिकली वो एक्सप्लोर करने की भावना अंदर आती है कि चलो देखते हैं इसके आगे क्या है। तो यूरोपियन नेशंस, इंटायर यूरोप स्टार्टेड टू एक्सप्लोर, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड ये सब मेन कॉलोनी पावर बाद में बन के उभरे, ट्रेड वगैरह करने लगे। अब बाइजेंटीन एम्पायर, जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल टर्की के पास का रीजन था, उसको ऑटोमन एम्पायर ने कैप्चर कर लिया। यूरोप का ट्रेड वहीं से हो रहा है। अगर आप यूरोप का मैप पे लोकेशन देखो बच्चा, तो मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी से शिप्स आती थी और अफ्रीका के नॉर्थ से होते हुए फिर उधर अटलांटिक ओशन की तरफ चली जाती थी, और अटलांटिक ओशन से होते हुए नीचे साउथ अफ्रीका का जो केप ऑफ गुड होप है, उससे होते हुए अरेबियन सी, अरेबियन सी से फिर ईस्ट ईस्ट में एशिया की तरफ जाती थी, या वेस्ट में अमेरिका की तरफ जाती थी, क्योंकि उस समय सुएज कैनाल था नहीं, तो वो पूरा अफ्रीका का चक्कर मार के आती थी। ठीक, तो ओटोमन एम्पायर जो इस्लामिक एम्पायर था, उसने कॉन्स्टेंटिनोपल को पे कब्जा कर लिया और ट्रेडिंग रूट काट दिया। अब यूरोप के पास ट्रेडिंग रूट नहीं रह गया। ठीक है, अभी तक व्यापार चल रहा था उस इलाके से, लेकिन अब वहां से व्यापार हो नहीं पा रहा है। तो अब यूरोपियंस ने नए नए रूट्स खोजने शुरू कर दिए कि हमको नए नए इलाके चाहिए भैया ट्रेड करने के लिए, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है, जो बाइजेंटाइन था, उसको ओटोमन ने हरा दिया है, कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया है, हमारे पास ट्रेडिंग रूट नहीं है, हमको नया ट्रेडिंग रूट चाहिए। तो वो लोग बाहर निकले नया ट्रेडिंग रूट खोजने के लिए। ठीक है, जिनमें से दो नाम फेमस हैं, काफी पॉपुलर आते हैं, एक कोलंबस का, एक वास्को डी गामा। तो कोलंबस वास्को डी गामा दोनों ही निकले थे ट्रेडिंग रूट को खोजने के लिए कि एक नया व्यापार का रास्ता चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो रास्ता था वो ओटोमन ने कब्जा कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल। अब निकले कोलंबस एशिया के साथ, इंडीज के साथ, लेकिन उनको रास्ता भटक गए और कोलंबस अमेरिका पहुंच गए। इंडिया नहीं है, वो अमेरिका पहुंच गए भटक के। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर। फिर 11th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि वहां के जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन था, जिन्हें इंडिजिनस ही बोला जाता था, और उन्हें एबॉर्जिनस बोला जाता था ना, एबॉर्जिनल मतलब वहां के खुद के रहने वाले लोग, धीरे धीरे वो भी विलुप्त होने लगे। पहले ट्रेडिंग करने ही गए थे, बाद में वहां पे कैप्चर कर लिया, तो अमेरिका को भी कॉलोनाइज किया गया। इसी तरह से 1498 में वास्को डिगामा निकला था पुर्तगाल से, ढूंढने के लिए इंडिया के साथ ट्रेडिंग रूट। तो वास्को डिगामा भारत पहुंचता है, उसने भारत की खोज की। भारत की खोज की का मतलब यहाँ पर क्या है कि रास्ता ढूंढा कि कैसे पहुंचा जाए भारत। ठीक है, तो केरल के कोचिन कोस्ट पे पहुंचता है, वहां का राजा जमोरी नाम था उसका, जमोरी ने उसको वेलकम किया, और वेलकम करने के बाद उसको गिफ्ट्स वगैरह दिए। उसके बाद वास्को डी गामा ने वहां से कुछ सामान खरीदे, सामान खरीद के वापस यूरोप जाता है, और यूरोप में बेचने के बाद उसको बहुत सारा प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो जो सामान था भारत का बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। पुर्तगाल सबसे पहले, और वास्को डी गामा पुर्तगाल का था 1498 में, तो पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं भारत, और गोवा, दमन दीव और महाराष्ट्र, बॉम्बे के रीजन को कैप्चर कर लेते हैं। 1510 की बात, 1510 पुर्तगाल ने सबसे पहले कॉलोनी बनाई भारत को। 1510 में पुर्तगाल ने सबसे पहले कॉलोनी बनाई भारत में, और जो कमांडर था उनका, उसका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क।
है ना। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत में। क्वेश्चन उठता है कि ब्रिटेन से भी पहले कौन आया? पुर्तगाल। उसके बाद डच आते हैं, नेदरलैंड्स। डच आया लगभग 1564 के आसपास, लगभग 50-60 साल बाद। ठीक है। तो वास्को डी गामा गया वहां यूरोप में, उसने काफी सामान बेचा, इंडिया का प्रॉफिट हुआ उसको, लोगों को पसंद आया। फिर लोग इंडिया को ही कैप्चर करने निकल गए कि जहां जिस सामान से हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम उस जमान को, उस जगह को ही कैप्चर कर लें, तो सोचो कितना बढ़िया हो। तब तो सब कुछ हमारा ही हो जाएगा। और वो भी कॉलोनियल बनना ही चाह रहे थे। उनके अंदर माइंडसेट था वो, विजेता वाला माइंडसेट था कि हमको जीतना है सबको, हमको कॉलोनी बनानी ही बनानी है। ये चला आ रहा था, है ना, उस टाइम से ही। तो ये आते हैं भारत। सबसे पहले पुर्तगाल आता है भारत। पुर्तगाल के बाद 1564 में ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। डच मेनली आए थे मसाले के व्यापार के लिए, क्योंकि यूरोप में इतना मसाला वसाला होता नहीं है, और इंडिया में बहुत सारे मसाले होते हैं, तो यूरोपियंस मसाला खा के पगला गए भारत को। बड़ा आ गए कि हमको भैया मसाला ही खाना है। ठीक है। और डच आए, नीदरलैंड्स, वो मेनली आए थे स्पाइसेस में ट्रेड करने के लिए। और उन्होंने स्पाइसेस में ट्रेड किया, और जो इंडिया की साउथ ईस्ट की एशिया की जगह, इंडोनेशिया वगैरह, वहां पे उन्होंने कॉलोनी बनाई। वहां से भी काफी स्पाइस आता है, मसाला आता है, तो उन्होंने भी काफी मसाला खरीदने के लिए उस जगह को कैप्चर किया। भारत में भी कॉलोनीज बनाई, एक दो। तो भारत में कॉलोनी डच की उतनी नहीं थी, इंडोनेशिया में ज्यादा थी। डच का मकसद था बस ट्रेड करना, बाकी। उसके बाद आता है ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है ना। तो ये ऑर्डर है, सबसे पहले पुर्तगाल आता है, फिर आता है डच 1564, फिर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी। रानी थी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने एक चार्टर लागू किया। चार्टर मतलब एक नियम, एक एक्ट आया पार्लियामेंट से, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है सन 1600 में, 1600 कॉमन एरा। 1600 कॉमन एरा के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, और फिर वो निकलती है ट्रेड करने के लिए। ठीक है। तो ये था। उसके बाद फ्रेंच आते हैं 1664 के आसपास। फ्रेंच सबसे बाद में आए थे। ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ तक हमने समझा। तो ये लेआउट था एक छोटा सा, कि यूरोप में क्या हुआ। सबसे पहले क्या यूरोप में क्या हुआ, क्या चल रहा था? फ्यूडलिज्म, मेडिवल पीरियड, उसके बाद इंटरनेशनल रिफॉर्मेशन का एज, एक्सप्लोरेशन का एज, इंडिया की डिस्कवरी, ओटोमन एम्पायर का कैप्चर, नाइट ट्रेड रूट खोजना, पुर्तगालियों का आना, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, उसके बाद डच का आना, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, फिर फ्रेंच का आना। ये ऑर्डर चल रहा है ना। तो ये कॉलोनिज्म का शुरुआत है। अब दो दो टर्म्स आते हैं जब भी आप औपनिवेशिकवाद, कॉलोनी या इंपीरियलिज्म पढ़ते हैं, तो एक आता है कॉलोनिज्म, एक आता है इंपीरियलिज्म। डिफरेंस क्या है? जब आप टेरिटरी कैप्चर करते हैं, तो वो कॉलोनिज्म के अंदर है। ठीक है। लेकिन जब आप उस टेरिटरी से रिसोर्सेस लेना शुरू करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं, तो वो इंपीरियलिज्म के अंदर। बात समझिए, आपने जमीन हड़पी, आप अभी तक जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कॉलोनिज्म। लेकिन जब आप उसको अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करके उसको बर्बाद कर रहे हैं और अपना फायदा कर रहे हैं, लूट रहे हैं किसानों को, मजदूरों को, कारीगरों को, आर्टिजन्स को, पीजेंट्स को, तो वो इंपीरियलिज्म है। तो पहले कॉलोनिज्म आया, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ कैप्चर किया। पहले बंगाल जीता, फिर बिहार उड़ीसा भी जीता। बाद में उन्होंने अपना इंपीरियलिज्म लगाया, और भारत का जो वेल्थ है वो बाहर ले जाना स्टार्ट कर दिया। तो पहले कॉलोनिज्म टेरिटरी कैप्चर करता है, लैंड कैप्चर करता है, फिर इंपीरियलिज्म रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करता है ना। तो ये पांच स्टेजेस में स्टार्ट होती है। तो ऑब्वियसली हम लोग लिखेंगे, लिख लीजिए। ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इंडिया में उस समय पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, किस टाइम की, जब ये कॉलोनियल पावर्स आना स्टार्ट हुए थे, ब्रिटेन वगैरह या डच या फ्रेंच वगैरह आना स्टार्ट हुए थे।
पहले ये लिख लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, कौन से राज्य थे, कौन से राजा थे, है ना, और उस समय क्या चल रहा था भारत। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक डालते हैं, स्टेजेस ऑफ कमिंग ऑफ कमिंग अप ऑफ कॉलोनियल पावर्स इन इंडिया। कॉलोनियल पावर्स इन इंडिया, क्योंकि हम बेसिकली इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में आएंगे पहले। कॉलोनियल पावर से इंडिया में नहीं आया, पहले तो अमेरिका गए, फिर अफ्रीका गए, इंडिया भी आए। अफ्रीका को इतना पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, अफ्रीका को इतना एक्सप्लॉइट किया, अफ्रीका आज भी बेचारा कंगाल होकर पड़ा हुआ है। अफ्रीका में कहा जाता है कि रिसोर्सेस अच्छे हैं, लेकिन ना तो उसको इस्तेमाल करने का संसाधन है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उतना कैपेबिलिटी, क्योंकि वो गरीब देश हैं सारे के सारे लगभग, और गरीबी आई है क्योंकि बहुत बुरी तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया गया है। अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे तो एकदम से बर्बादी कर दिया है, और उसको एकदम कई पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जैसे एक रोटी के पीछे आप लोग लड़ाई कर रहे हो, उस रोटी को खींच खींच के कई टुकड़ों में बांट दें, वैसे ही अफ्रीका का हाल हुआ था। अफ्रीका के इसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, फ्रैगमेंट कर दिया था, कई टुकड़ों में बांट दिया था डच ने, फ्रेंच ने, और पुर्तगालियों ने, ब्रिटेन ने, स्पेन भी था, है ना, कॉलोनियल पावर। और एक बड़ी अजीब सी बात है, अजीब सी बात क्या है, बहुत ही हैरानी भी नहीं होती, ये तो तुक की बात है कि जो लोग या जो कंट्रीज पास्ट में कॉलोनिज्म का शिकार रहे हैं, दे हैव आल्सो बिकम कोलोनाइजर्स। मतलब वही कि तुम्हारे साथ जो हुआ तुम वैसे ही बन गए। अमेरिका के पास बहुत सारी कॉलोनीज हैं। स्पेन ने साउथ अमेरिका को, और पुर्तगालियों ने साउथ अमेरिका को काफी एक्सप्लॉइट किया। ब्राजील में आज भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्तुगीज है, ब्राजील की अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है। और आधा साउथ, मतलब मैक्सिमम साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका, सारे के सारे साउथ अमेरिकन देश, पता है ज्यादा से ज्यादा कौन सी भाषा बोल रहे हैं, या तो स्पेनिश बोलते हैं या तो पुर्तगीज बोलते हैं। और स्पेनिश और पुर्तगीज तो अमेरिका की भाषा है नहीं, कहाँ से आई है, यूरोप से आई है। तो जब स्पेन वहां था, जब पुर्तगाल वहां था, तो वहां पे लोग स्पेनिश और पुर्तगीज बोलते हैं आज भी, काफी भारी संख्या में, मैक्सिमम मेजोरिटी में। तो इंडिया का भी तो ये हाल हुआ है ना, हम लोग तो अंग्रेजी रट रहे हैं। अंग्रेजी कहाँ से आई, ब्रिटिशर्स हमको दे के गए, तो हम भी वही भाषा रट रहे हैं जो हमको अंग्रेजों ने दी। और ब्राजील वाले भी पुर्तगीज रट रहे हैं जो उनको पुर्तगालों ने दी। हम्म। तो स्टेजेस ऑफ कमिंग अप ऑफ कॉलोनियल पावर्स इन इंडिया, सबसे पहले हम देखते हैं पहला स्टेज कि यूरोप में क्या चल रहा था। पीरियड ऑफ मैनरिज्म एंड feudalism इन यूरोप। पीरियड ऑफ मैनरिज्म एंड feudalism इन यूरोप। फ्यूडलिज्म की हमने बात की थी पहले भी। फ्यूडलिज्म में एक फ्यूडल लॉर्ड होगा, उसके पास एक जमीन होगी टुकड़ा, उसके पास जमीन अपना एक स्टेट होगा, उस पर वो मजदूर से काम करवाएगा। काम क्या करवाएगा, एक तरह से स्लेव बना के रखेगा, एक्सप्लॉइट करेगा। फ्यूडल लॉर्ड खुद कोई काम नहीं करेगा, सारा काम मजदूर करेंगे, फिर किसान करेंगे छोटे मोटे। और उनको कहीं जाने की अनुमति नहीं होगी, एक तरह से बॉन्डर लेबर होगा। ठीक है, तो ये सामंतवाद है। तो पीरियड ऑफ मैनरिज्म एंड फ्यूडलिज्म इन यूरोप, ये हम मेडिवल पीरियड कह सकते हैं, लगभग ये वही 7 से 11 सेंचुरी वाला जो पीरियड है, पूरा मेडिवल पीरियड इसमें आ जाता है। तो क्या था कि मैनर मतलब एक बड़ी सी बिल्डिंग होती थी, उसे मैनर कहा जाता था, वहीं पे लॉर्ड्स रहते थे, उन्हें मैनर लॉर्ड्स कहा जाता था। तो मैनर्स एग्जिस्टेड
everywhere in Europe. And manor lords were feudalistic in nature. Manor lords were feudalistic in nature. ठीक है? And the authority of the state lied in the hands of the church. Lied in the hands of the church. याद करिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। क्या हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन? इन्हीं क्लर्गी मैन और इन्हीं नोबल्स के खिलाफ ये तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो चर्च ने बहुत लंबे टाइम तक पावर कंट्रोल करके रखे। चर्च एक रिलीजियस अथॉरिटी है, उसको तो अलग रहना चाहिए। लेकिन रिलीजियस अथॉरिटी जब स्टेट से अलग हो जाता है तो उसे सेक्युलरिज्म कहते हैं। तो सेक्युलरिज्म जैसा तो कुछ था नहीं, और मैनरिज्म था। तो चर्च की अथॉरिटी थी, राजा सिर्फ नाम का हुआ करता था, है ना? तो क्लर्गी मैन was the most powerful and king was in name only. हम्म। तो यूरोप का जो फेडरलिज्म था, भारत का फेडरलिज्म था, अगर उसके कंपैरिजन करें बच्चा, तो यूरोप और भारत के फेडरलिज्म में ये देखने को मिलेगा कि सबसे ऊपर होंगे सामंतास, या सबसे पहले राजा को रख लीजिए, किंग हो गया। फिर सामंत होते थे, सामंत मतलब वही फ्यूडल लॉर्ड्स। फिर उप सामंतास होते थे, है ना? तो ऊपर राजा, नीचे सामंत, नीचे उप सामंत, ठीक है? और नीचे इनकी सेना वगैरह होती थी, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे महासामंत भी आप लिख सकते हैं। एक स्टेज में यहाँ महासामंत लिख सकते हैं। महासामंत होते थे, जो बड़े सामंत है वो महासामंत है, जो एवरेज सामंत है वो सामंत है, और जो छोटे सामंत है वो उप सामंत है। सामंत मतलब फ्यूडलिज्म, फ्यूडल्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, उनको सामंत बुलाया जाता था। बड़े से जमीन ओन करना, एक्सप्लॉइट करना, बॉन्डर लेबर कराना, यही पहचान थी सामंत। तो ऐसे ही यूरोप में भी बच्चा किंग्स के नीचे अर्ल्स होते थे, ड्यूक्स होते थे, नाइट्स होते थे। नाइट्स ये वही नाइट्स हैं जिनके पास तलवार और बड़े बड़े हेलमेट पहन के घूमते थे ना, जो आप यूरोप के फिगर्स देखते हैं, जो लड़ाके होते थे, वो नाइट्स ही कहलाते थे। तो ये नाइट्स कई बार किंग से भी ज्यादा पावरफुल माने गए हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास रियल पावर थी, अथॉरिटी थी। किंग्स तो नाम का था, नेम, है ना? अर्ल्स, ड्यूक्स, नाइट्स, और इनके नीचे आते थे सर्फ्स। सर्फ्स मतलब वही पीजेंट्स। तो पीजेंट्स से कौन लगान वसूल रहा है? नाइट। नाइट ड्यूक को दे रहा है, ड्यूक अर्ल को, अर्ल किंग को दे देता था, बट किंग नाम का होता था केवल। ज्यादा पावर इनके पास होती थी, नाइट्स के पास, है ना? नाइट्स वर द मोस्ट पावरफुल, इस पूरे उसमें नाइट्स पावरफुल थे। और इन नाइट्स को कौन कंट्रोल करता था ज्यादातर? इन नाइट्स को कंट्रोल करने वाले थे जो मैनर लॉर्ड्स हैं, जो ड्यूक्स हैं, है ना, जो सामंती हैं, वो लोग नाइट्स को कंट्रोल करते थे। और सबसे नीचे सब पीजेंट्स, जो जिसको सब एक्सप्लॉइट करते थे, उसको तो बॉन्डर लेबर ही बना दिया था। और इसीलिए कभी कभी इस पूरे प्रोसेस को हम लोग सर्फडम बुलाते हैं, सर्फडम।
ठीक है। सेकंड स्टेज, अब लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए और यूरोप की सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो गई। ठीक है, इंक्वायरिंग स्पिरिट आ गई, साइंटिफिक टेम्परमेंट आ गया, क्वेश्चन एबिलिटी आ गई, थिंकिंग एबिलिटी आई धीरे धीरे समाज में। और ये एक साथ नहीं होता, आप ये नहीं कह सकते कि अगले 1 महीने के अंदर हम सबको एकदम जागरूक कर देंगे और वो सवाल उठाना शुरू कर देंगे, वो एकदम साइंटिफिक अप्रोच हो जाएगी उनकी। ऐसा 1 महीने में नहीं होता। इट टेक्स सेंचुरीज। ये हर्ड मी राइट, इट टेक्स सेंचुरीज। 100-200 साल लग जाते हैं, 50 साल 60 साल लग जाते हैं। ऐसे 1 साल में नहीं हो जाता। जिंदगी लगा देते हैं लोग जागरूकता फैलाने के लिए, तब भी लोग नहीं जगते। ठीक है, तो लगा 200-300 400 साल लगा, लेकिन लोगों के अंदर ये बात आई, है ना। उस समय के फिलोसफर्स हुए, थिंकर्स हुए, उन्होंने ये बात फैलाई। तो सोसाइटी को कुछ लीडर्स चाहिए होते हैं ना, तो उस समय के फिलोसफर्स थिंकर्स भी हुए जिन्होंने सारी बातें फैलाई, जिन्हें हम लोग मेडिवल फिलोसफी में पढ़ते हैं। अगर आप यूरोप के मेडिवल फिलोसफी पढ़ें तो वहां पर आपको सारे फिलोसफर्स के नाम मिल जाएंगे जिन्होंने इस पे सवाल उठाना शुरू किया, है ना। जिसमें रूसो वगैरह का भी नाम आता है, जिसमें मैकियावेली का भी नाम आता है, जिसमें रूसो का आता है नाम, जीन जैक्स रूसो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले, जिसमें अर्न्स्ट रेनान का नाम आता है ना। तो सेकंड स्टेज था, हम लोग उसे बुलाते हैं पीरियड ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन। भारत में ये जो रेनेसा, रेनेसा मतलब होता है बच्चा की नई शुरुआत, है ना। एंड रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन मतलब बदलाव। तो ये जो रेनेसा और रिफॉर्मेशन है, रेनेसांस इसको नहीं पढ़ते, रेनेसा पढ़ते। तो रेनेसा रिफॉर्मेशन है, ये यूरोप में पहले आया 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास। भारत में ये बाद में आता है, तो इसलिए भारत थोड़ा पिछड़ गया। अब भारत को कब्जा कर लेना आसान हो गया। ये आता है भारत में बहुत बार, 17वीं 18वीं शताब्दी में, जब थिंकर्स हमारे यहाँ आना शुरू हुए। राजा राम मोहन राय जैसे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे, केशव चंद्र सेन जैसे, दादा भाई नौरोजी जैसे, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे, है ना, ज्योतिबा राव फुले जैसे। इन लोगों ने रेनेसां रिफॉर्मेशन लाया, तो काफी बाद में हुआ इंडिया में जाकर के, तब तक इंडिया कॉलोनाइज हो चुका था। तो 13 और 14 सेंचुरी में आप लिख सकते हैं कि पीपल ऑफ यूरोप स्टार्टेड क्वेश्चनिंग people of Europe started questioning the authority of the church, है ना। They developed within themselves inquiring spirit and scientific temperament. They developed within themselves inquiring spirit, सवाल उठ, inquire कर, and scientific temperament। तो क्रिश्चियनिटी भी बहुत ऑर्थोडॉक्स रही है, आप ये ना समझिएगा क्रिश्चियनिटी बड़ी लिबरल रही है। 2 वर्ल्ड वॉर हो गए क्रिश्चियनिटी के चक्कर में, हाँ, दुनिया बट गई, बर्बाद हो गई क्रिश्चियनिटी के चक्कर में। तो क्रिश्चियनिटी भी बहुत बेकार रही अपने मामले में देखा जाए तो। कोई भी धर्म रहा हो, चाहे वो हिंदुइज्म रहा हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, सबने ही चौपट किया है सब काम को। धर्म को समझा नहीं, धर्म के नाम पर सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन किया। सभी धर्मों में ऐसा हो। तो दे डेवलप विद इन सेंसेस स्क्वायरिंग स्पिरिट एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब होता है कि वैज्ञानिक सोच, अंधविश्वास सोच नहीं। हम्म? हमारे आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होती है, और फंडामेंटल ड्यूटीज में एक ड्यूटी ये भी है कि हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करना है। लेकिन हमारे नेता लोग क्या करते हैं, नेता लोग हमारे गौमूत्र गोबर की बात करते हैं। तो ये कहीं से भी साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रमोट करने की बात नहीं है।
साइंस इसका साथ नहीं देता। हम्म, इंडिया में तो है ही नहीं साइंटिफिक टेम्पल। ठीक है। उसके बाद न्यू डिस्कवरीज, इन्वेंशंस वर मेड, नई डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन हुआ। टेक्नोलॉजी डेवलप, टेक्नोलॉजी आई, सेलिंग करना सीख गए, नाव बनाना सीख गए, शिपिंग आ गई। और अ, क्या कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को जिससे रास्ता देखा जाता है शिप्स का, अरे उसका क्या नाम है, नाम याद दिलाओ उसका। डायरेक्शन के लिए यूज होता है, शिपिंग में डायरेक्शन के लिए यूज होता था वो, भूल गया मैं। बड़ा आसान नाम था। काटो व्हील क्या नाम था, एक मिनट चेक करने दो मेरे को। हाँ कंपास ही बोलते हैं उसको, है ना, कंपास, कायरो कंपास, मैग्नेटिक कंपास। तो जब ये कंपास आ गया तो डायरेक्शन वगैरह उन उन्होंने फाइंड हो गई, तो रिकवरी हुई, है ना। धीरे धीरे 15-16 सेंचुरी में न्यूटन वगैरह भी आ गए, तो यूरोप काफी आगे चला गया साइंस के मामले में, और हम साइंस के मामले में बहुत पिछड़ गए। इंडिया गर्त में जा रहा था साइंस में। 16वीं 17वीं शताब्दी आते आते हम लोग साइंस क्या, हम लोग धर्म में भी इतना बर्बाद कर चुके थे सब। जाति धर्म अंधविश्वास यही फैला हुआ था। यही एक रीजन है कमजोरी का, कि अंग्रेजों ने और बाकी जो कॉलोनियल पावर से यूरोपियंस ने हम पे राज किया। हम्म, हम कमजोर थे, कमजोर थे अपनी ही बेवकूफियों की वजह से, अपने छोटे छोटे अपने इंटरेस्ट के लिए, और एकदम मीन इंटरेस्ट के लिए हम लोगों ने सरेंडर कर दिया, मीन इंटरेस्ट के लिए। जब अहमद साहब अब्दाली आया था, ठीक है, तो उस समय मराठा सबसे बड़ी पावर थी, क्योंकि उस समय मुगल भी डिक्लाइन कर चुके थे। 1761 की बात है, तीसरा पानीपत का युद्ध। जब हम लोग पॉलिटिकल पढ़ेंगे अब इसके आगे तो हम लोग जानेंगे उसको। तो अब्दाली आया था, किसी ने मराठा का साथ नहीं दिया। इसलिए नहीं कि धर्म की कोई बात थी, नहीं, राजपूतों ने भी साथ नहीं दिया मराठा से। अब्दाली अफगान कमांडर था जिसको नादिर शाह ने मिला था। नादिर शाह आया था, पूरा लूट के गया था दिल्ली, तो हम ही लोगों ने साथ नहीं दिया और एकदम बर्बाद हो गए। और मराठा खुद आपस में लड़ते रहते थे, राजपूत खुद आपस में लड़ते रहते थे। और जब सामने वाला देखता है कि ये लोग तो अपने में लड़े जा रहे हैं, यूनिटी है नहीं, नेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यूरोप में नेशन का कॉन्सेप्ट पहले आ गया था, यही 16वीं 17वीं शताब्दी, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ वो एकदम गहरा गया नेशन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद यूनिफिकेशन होता है, जर्मनी इटली का, वो नेशन बन जाते हैं, बट वी हैड नो आइडिया अबाउट नेशन। 1857 के युद्ध में हम आपस में लड़ रहे थे, नेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 20-30 साल के बाद जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चटर्जी आते हैं, भारत माता की इमेज बनाते हैं, फिर उसके 30-40 साल बाद गांधी जी आते हैं, स्वराज की बात करते हैं, बाबा अ, भीमराव अम्बेडकर आते हैं और एक समाज की बात करते हैं, उससे पहले बाल गंगाधर तिलक देश की बात करते हैं। तो देश का कॉन्सेप्ट ना हमारे यहाँ बहुत पुराना नहीं है, हमारा एकदम नया है। यूरोप में वो 300-400 साल पहले आ चुका था, बट हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था देश। हम लोग अपने पेटी इश्यूज के लिए, छोटे मोटे मुद्दों के लिए लड़ रहे थे, हाँ? किसी को अपना राज्य बचाना था, तो किसी को अपनी लुंगी बचानी थी। ठीक है।
तो तीसरा जो स्टेज है वो है, ये हो गया, हाँ, रेनेसां रिफॉर्मेशन हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई, अब यूरोपियंस ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन क्या है कि नाउ यूरोपियंस could not limit the discoveries to themselves. Now Europeans could not limit the discoveries to themselves. ना, सो अब उनको लगा कि भैया हमको और जगह ढूंढना है, दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। ठीक है, दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एंड एक्सप्लोर क्यों कर रहे हैं, अब देखिए वो क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि वो अपनी जो इन्वेंशन है, जो डिस्कवरी करके रखे हैं, उसको अप्लाई कर सकें, एंड वांटेड टू अप्लाई their discovery and technology, wanted to apply their discoveries and technology. Hmm? But their trading route, उनका जो रास्ता था, their trading route was blocked, या कह लो hindered, या blocked लिख लो। The trading was blocked when Ottoman Empire, जो इस्लामिक एम्पायर था, उसने बाइजेंटीन, जो कि रोमन्स के बाद रूल कर रहे थे, क्रिश्चियन एम्पायर था, तो इस्लामिक एम्पायर ने क्रिश्चियन एम्पायर को हरा करके उनका रूट कैप्चर कर लिया। When Ottoman Empire, जो कि इस्लामिक एम्पायर था, कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल बाइजेंटीन की कैप, जहां पे उसका सेंटर था, कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना, ओटोमन इस्लामिक और बाइजेंटाइन या कॉन्स्टेंटिनोपल क्रिश्चियन। आगे लिखिए। सो कोलंबस set out to find a new trading route with East Indies, क्योंकि उस समय अमेरिका के बारे में पता नहीं था, तो क्या पता था उनको, सिर्फ हमारे ईस्ट में कुछ ना कुछ लाई करता है। अमेरिका किधर लाई करता है, यूरोप के वेस्ट में, तो वेस्ट के बारे में उनको पता नहीं था, अमेरिका पता नहीं था कि एग्जिस्ट भी करता है, तो उनको सिर्फ इतना पता था कि हमारे ईस्ट में एशिया है, इंडिया है, उसी के साथ हमको ट्रेड करना है, तो उसी से नया रास्ता खोजने के लिए निकले थे ये लोग। तो कोलंबस सेट आउट टू फाइंड अ न्यू ट्रेडिंग रूट विथ ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज का मतलब है एशिया और इंडिया की तरफ, है ना, बट एक्सीडेंटली उसके बाद अमेरिका को भी कॉलोनाइज कर लिया, अमेरिका की इंडिजीनियस पॉपुलेशन बर्बाद हो गई, आज वहां पे बहुत कम बची है इंडिजीनियस, है ना, और वहां पे ज्यादातर व्हाइट्स और ब्लैक्स हैं, और व्हाइट और ब्लैक दोनों ही अमेरिकन नहीं है, व्हाइट है यूरोप से आए हैं कॉलोनियल वाले, और ब्लैक्स अफ्रीका से लाए गए थे वहां पे खेती और काम करने के लिए। वहां के जो ओरिजिनल्स हैं वो तो बहुत कम बचे हैं, कुछ हजार या कुछ लाख ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। सिमिलरली पोर्तुगीज, सिमिलरली Portuguese
वास्को डिगामा reached India in 1498 and he was welcomed by the ruler of Calicut, केरल में। ठीक है, तो ये एक्सप्लोरेशन का था। तो पहले यूरोप में फ्यूडलिज्म था, मैनरिज्म था, फिर साइंटिफिक अप्रोच आया, फिर डिस्कवरीज हुई, फिर एक्सप्लोरेशन हुआ, फिर कॉन्टिनेंट्स आए, अब आएगा कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म। ठीक है, अब जब नई नई जगहें डिस्कवर हो गई और लोगों ने ये देखा कि यार ट्रेड करना तो बड़ा प्रॉफिटेबल है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपको पता है 10-10 गुना प्रॉफिट होता था उनको, 10-10 गुना। कोई सामान 100 रुपये में खरीदे तो वहां ब्रिटेन में 1000 रुपए का बिकता था। तो इतना प्रॉफिटेबल है ट्रेड, 10 टाइम्स उससे भी ज्यादा गुना कई बार मिल जाता है ना, 12-13 गुना भी कई बार मिला। तो इतना प्रॉफिटेबल ट्रेड है, तो हम लोग जगह ही क्यों ना कैप्चर करना है, उन्हीं का पैसा इस्तेमाल करके उन्हीं को बेवकूफ बनाएंगे। यहीं से शुरुआत हुई कॉलोनिज्म की और इंपीरियलिज्म की। तो जो नेक्स्ट हमारा स्टेज है, कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ठीक है, नाउ the European states, the European nations started capturing territories abroad, started capturing territories abroad to maximize their trade profits, to maximize their trade profits. This territorial expansion is known as colonialism. This territorial expansion is referred to as colonialism. After the territory is captured, after the territory is captured, the resources of the colony, the resources of the colony are exploited, are exploited for colonial powers या colonizers advantage। कहने का मतलब टेरिटरी कैप्चर हुई तो कोलोनिज्म, उसके बाद जब हम उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फायदा उठाने के लिए, तो वो इंपीरियलिज्म। ये क्या है इंपीरियलिज्म?
ठीक है। तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट पावर्स इन इंडिया की, कॉलोनियल पावर्स इन इंडिया, तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाल। पोर्तुगीज ने सबसे पहले कॉलोनी बनाई यहाँ पर। ठीक है। पोर्तुगीज ने लगभग 1510 में गोवा, दमन दीव और बॉम्बे को कैप्चर किया। गोवा 1961 तक पुर्तगालियों के पास था। 1961 के बाद छूटा है वहां से। तो गोवा, दमन एंड दीव और बॉम्बे को कैप्चर किया 1510 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1564 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। राइट। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आना जो मेनली था वो स्पाइसेस के लिए था, और इंडोनेशिया को इन्होंने कैप्चर किया। फिर 1600 में एलिजाबेथ ने चार्टर दिया, क्वीन एलिजाबेथ, और चार्टर के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी AIC उसकी स्थापना होती है। ब्रिटेन ब्रिटिश थ्रू अ चार्टर, एलिजाबेथ का चार्टर। फिर 1664 के आसपास फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती, फिर फ्रेंच आते हैं, है ना। तो ये क्रोनोलॉजी है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो ये क्रोनोलॉजी है। पुर्तगाल पहले आया, फिर 10 ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर एलिजाबेथ ने चार्टर दिया 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर बाद में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। तो इनका आना बंगाल में सबसे पहले हुआ था, मतलब कैप्चर करना। आए तो हम लोग आराम से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आए तो वो लोग इंडस्ट्री लगाने सूरत में। सूरत में सबसे पहले इंडस्ट्री लगाई थी। पहले तो उन्हें इजाजत नहीं मिली, बाद में इजाजत मिली। और फर्स्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी बंगाल और मसूलीपट्टनम, मसूलीपाटम भी बोलते थे उसको, है ना। मद्रास का रीजन, बंगाल। ठीक है। अब हम इससे बाद अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी। हम्म? मतलब कौन से राज्य थे, मराठास थे, मैसूर था, टीपू सुल्तान, हैदर अली, इसके अलावा सिक्स थे, राजा रंजीत सिंह थे। ठीक है। और मुगल एम्पायर डिक्लाइन पे था, उसके साथ क्या मामला था। नादिर शाह आया था, फिर अहमद शाह अब्दाली आया था, मराठास के साथ युद्ध हुआ था। ठीक। नाना साहेब कौन थे, दादा फडनवीस। और मराठाओं का सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से, शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, ये 16वीं और 17वीं शताब्दी में हम ये लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इतना समझ में आया। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी, सारे राज्यों के बारे में। ब्रिटेन ने क्या किया, मराठाओं ने क्या किया, राजपूतों ने क्या कर रहे थे उस टाइम पर, मैसूर ने क्या किया, निजाम क्या कर रहा था, मुगल क्या कर रहे थे, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सारी बातें करेंगे। तब हम आएंगे चैप्टर आपके सीधे सिलेबस। और सिलेबस पढ़ने से पहले हम लोग रेवेन्यू सिस्टम पढ़ेंगे। तो रेवेन्यू सिस्टम के बाद जमींदारों की बात होगी, जमींदारों के बाद फिर सिलेबस के बारे में डिस्कस होगी। तो अभी एक दो क्लास और लगेगी। हाँ बेटा, ये सब आपके सिलेबस में ये सब नहीं दिया हुआ है ना। NCERT 12th क्लास के सिलेबस में ये सब नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे पास आए हो तो आप एक्स्ट्रा लेके जाओ।
ठीक है।